हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? तो आज से हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है करंट अफेयर्स का। इसमें आई विल ट्राई कि मेंस और प्रीलिम्स की चीज़ें एक साथ चल सके। मैं आप लोगों के साथ इंडिया और जो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करूंगा। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स आएगा वो वीरेंद्र सर अलग से आप लोगों के साथ कवर करेंगे। राजस्थान जीके के साथ भी वो कवर होते रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप लोगों ने इस बार मेंस का पेपर भी देखा, प्रीलिम्स का पेपर भी देखा होगा। बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन है करंट अफेयर्स का। आप लोग इसको ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आप आए और करंट अफेयर्स, क्योंकि एक मेजर इशू है। जब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पे बात की थी कि स्टूडेंट्स के साथ इशू क्या है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो आप लोग, और ये आप लोगों के साथ भी है। बट आपको अब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, आरपीएससी चेंज हो रहा है, तो आपको खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। वो बदलाव खुद में भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम चीजें हमें भी अपने पढ़ाने के तरीके में या फिर जो हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हिट हुए भी हमारी टेस्ट सीरीज से या जो क्यूबिट था, बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव अवर सेल्फ कि किन किन चीजों पे काम करना है। हम भी आप लोगों से चीजें सीखते हैं, आप लोग भी हम लोगों से कुछ कुछ चीजें सीख सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पहली न्यूज है। अब इस न्यूज में मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे मेंस के किस टॉपिक से रिलेटेड है, और प्रीलिम्स में यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वो चीजें देख लेते हैं। अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। ठीक है, जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और कहां पे हुई थी? जापान में हुई थी, टोक्यो। तो ये पहली चीज है कि भाई अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वो कहां पे हुई? वो टोक्यो में, क्वाड। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अब आ जाते हैं कि यहां से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, और आपको थोड़ा सा ना एग्जामिनर की तरह से उठना पड़ेगा। अब ये क्वाड जो टॉपिक है क्यों न्यूज में है? क्योंकि इस बार इंडिया जो है उसका समिट ऑर्गेनाइज कराएगा। क्वाड में कौन कौन मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। बट अभी जो न्यूज है वो ये है कि इंडिया होस्ट करेगा 2024 का क्वाड समिट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि 2024 का समिट किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, अभी क्वाड के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो चलो मैं बता ही देता हूं और किस तरीके से क्वेश्चन आता भी। क्वाड आप लोगों ने, वैसे जब अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप बहुत इस चीज के बारे में जानते होंगे कि ये एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? जिसमें इंडिया भी है, यूएसए, जापान, और बताओ आप लोग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जब आप मेंस में अगर क्वाड के बारे में लिखोगे तो ये कीवर्ड्स आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते हो तो क्वाड का कोई मतलब नहीं बनता वहां। आपको पता चल गया सॉरी, कि 4 कंट्रीज हैं। इसकी शुरुआत तो जो हुई थी, जो जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने ये वर्ड मतलब इजाद किया था, या बोल सकते हैं कि ब्रेन चाइल्ड उनका था। ठीक है, 2007 में प्रेसिडेंट वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बारे में आपने अभी न्यूज सुनी होगी, थोड़े दिन पहले या कुछ साल पहले उनका असैसिनेशन हुआ है ना। वो एक पॉलिटिकल रैली कंडक्ट कर रहे थे तो जहां पे उनको गोली मारी। ओके, तो उनका ब्रेन चाइल्ड था। लेकिन अगर हम बात करें ये कब लाइमलाइट में आया? 2017 में लाइमलाइट में, मतलब इसको मान लिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कब? 2017 में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, 4 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। 4 मेंबर्स आपको पता चल गए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ब्रेन चाइल्ड किसका था वो भी पता चल गया। 2007 में शुरुआत हुई, लेकिन ऑफिशियली कब हुआ? 2017 में। आप सोचो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम आए और बैठ के बातचीत कर रहे हैं फालतू की, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा। वो उद्देश्य क्या है? कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव एरिया बनाना है। कौन सा? जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे, ताकि ट्रेड हो सके, ताकि स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके, ताकि वहां पे डेवलपमेंट आ सके। ठीक है, तो ये रीजंस है। या फिर जो
अब आप सोचो, ये आप लोगों को ये बात पता है कि अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये बड़ी कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, तो ये वर्ल्ड का बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते होंगे, तो ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वाड ग्रुप इसलिए भी एक इंपॉर्टेंस दिखाता है। ओके, अगर हम लोग अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव था कि इनको जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाना है, ताकि सब लोग, जैसे होता ना अपने यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों आए, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सेटअप हो सके, सब लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सके, ताकि आप लोगों ने एक और बात सुनी, सबका साथ सबका विकास सुना होगा, तो सेम चीज ये भी इंप्लीमेंट करती है कि उस रीजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, सबका विकास हो सके, इसलिए ग्रुप सामने है। पहली चीज तो ये थी। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना जो है बहुत एग्रेसिव नेचर है चाइना का, ओके, इंडिया के प्रति या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो चाइना बहुत एग्रेसिव रहता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी ये ग्रुप बनाया गया। इंडिया अगर देखें बात करें तो चाइना के एक एनिमी कंट्री है चाइना, ओके, वैसे तो मतलब हमारे रिलेशंस हैं, बट हमारे वॉर्स भी हुए हैं चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया, ठीक है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, इनकी जो चेयर होती है या फिर जो समिट होता है वो रोटेशन बेसिस पे होता है, कोई फॉर्मल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे यूएन का हेडक्वार्टर बना दिया, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बना दिया, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। एक और चीज जो इनमें पूछी जा सकती है आपसे, ये लोग मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मालाबार एक्सरसाइज किस ग्रुप के द्वारा कराई जाती है, या मालाबार एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज रोल प्ले करती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये चीजें आपको याद होगी। क्वाड के मेंबर्स पता चल गए, कब बना था ये पता चल गया, इसका ऑब्जेक्टिव पता चल गया, इसकी एक्सरसाइज पता चल गई। अगर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में ये आ जाए कि क्वाड का हेडक्वार्टर जो वो न्यूयॉर्क में है, तो वो आंसर, वो स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो जाएगा, उसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। फिर जो हम न्यूज की बात कर रहे थे वो क्या थी कि जो 2024 का जो समिट है वो इस बार कहां पे होने जा रहा है, इंडिया में होने जा रहा है, और ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में या ग्लोबल स्टेबिलिटी में। आजकल आप देख रहे होगे, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लो या फिर रशिया यूक्रेन की बात कर लो, इंस्टेबिलिटी है, वॉर्स हो रहे हैं, है ना, हमास और इसराइल के बीच में फाइट चल रही है, तो इंस्टेबिलिटी है। वहीं पे इंडिया और यूएस जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इतनी बड़ी और जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो मिलके आके इस चीज को दर्शाते हैं कि हाँ, पीस और स्टेबिलिटी डेवलप की जा सकती है। हम लोगों ने देख सॉरी सॉरी अगर 2025 वाले समिट की बात करें तो वो कहां पे होगा, यूएसए में होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 का समिट कहां पे होगा, 2024 का कहां पे है, इंडिया में है, 2023 का जो समिट था वो कहां पे हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। और ये कौन सा समिट है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये छठा समिट है इंडिया में। जो इस बार जो समिट हो रहा है वो 6th समिट होने वाला है। तो आप लोगों को 5th समिट कहां पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 6th समिट कहां पे है, इंडिया में, 7th कहां पे होगा, यूएसए में होगा। पता चल गया। और इसी तरीके से हमें ये भी पता चल रहा है कि रोटेशन वाइज ये लोग समिट कंडक्ट कराते हैं। तो ये इसलिए न्यूज में था। आप लोगों को प्रीलिम्स का क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आपसे कंट्री पूछ लेगा, समिट पूछ लेगा, कौन सा समिट है, कहां पे हो रहा है, इतना ही आपसे उसका स्कोप बनता है। लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन था 2016 में कि G20 का रेलिवेंस क्या है, ठीक है। अब इसको मेंस से कनेक्ट करते हैं। मेंस में आपने देखा होगा, अगर सिलेबस आप लोगों को याद है, सबको याद है सिलेबस, बताओ ये अगर क्वाड हम पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक में आएगा, आईआर वाले में आएगा। आप इस चीज को इंडिया यूएस वाले रिलेशन में भी यूज कर सकते हो, दे रखा है हमारे सिलेबस में इंडिया यूएस रिलेशंस ना, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है सिलेबस में, वहां पे भी आ सकता है। तो जिस तरीके से G20 का भी रेलेवेंस पूछ सकता है, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये आ जाए कि क्वाड का रेलेवेंस बताओ, कि क्वाड का रेलेवेंस क्या है। 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, अगर यूएसए के रिलेशन के साथ इसको रिलेट कर दें। इसी में आपसे ये भी पूछ लेगा कि क्या चैलेंजेस हैं, वो हम सब लोग अलग बात करेंगे जब इसको प्रॉपर पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा प्रीलिम्स से रिलेटेड। बस मैं आपको यहाँ पे न्यूज को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं
कि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है आई थिंक, और याद हो गया है। बता दोगे कौन कौन 4 कंट्रीज हैं, और 5वां समिट कहां पे हुआ था बताओ? ऑस्ट्रेलिया में। छठा कहां पे है? 7वां कहां पे होगा? याद हो गया है? चलो आगे। ऑब्जेक्टिव पता चल गया, कौन से कीवर्ड्स आने चाहिए ऑब्जेक्टिव में? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करता है, या स्टेबिलिटी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्वाड। और कौन से रीजन में, अगर मैं बोलूं कि मिडिल ईस्ट में काम कर रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, आपको पता ना इंडो पैसिफिक रीजन पे काम कर रहा है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मेंस में एक और चीज, वैसे तो पूरा मैप बनेगा नहीं, ठीक है, बट आप हाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये मैप आपको बनाना आना चाहिए। ओके, 4 कंट्रीज को अगर क्वाड का क्वेश्चन आता है तो साइड में मैप बना दिया, वो वैल्यू एडिशन है। जो बात करते हैं ना अपन की वैल्यू एडिशन क्या होने, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेलेवेंस क्या है, तो वहां पे भी मैप दिखा सकते हो। ठीक, चलो आगे समझ आ गया, और आई थिंक याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने। किसके साथ मिलकर किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर। ओके, तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री, या फिर किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको वहां 4 पोर्टल के नाम दे देगा, हो सकता है 4 मिनिस्ट्री के नाम आपको दे दे, हो सकता है 4 इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको दे दे। ओके, अगर मान लो यहीं पे मैं स्टेटमेंट बना दूं कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आईएससी बेंगलोर के साथ मिलकर बनाया, तो वो स्टेटमेंट सही होगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसके साथ मिलकर बनाया है? आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर बनाया। अब आप फिर से वही बात आ गई, पोर्टल बनाया है, फालतू में तो बनाया नहीं होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से भी आपने प्रीलिम्स के अगर पीवाईक्यू उठा के देखे होंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। हो सकता है कि किसी पोर्टल या किसी इनिशिएटिव का, कि कोई अगर मान लो सरकार कोई इनिशिएटिव लेके आई है, उसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें इको फ्रेंडली लाइफ सिस्टम अडॉप्ट करना है और लोगों को अवेयर करना है, ताकि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकें। अब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से आप लोगों के माइंड में सस्टेनेबल वर्ड सुनते ही एक टॉपिक दिमाग में आना चाहिए, कौन सा बताओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। कहां पे है? मेंस में दे रखा है, मेंस के सिलेबस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? अब यहां पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि ठीक है, ये अपन ने मेन से रिलेट कर दिया। प्रीलिम्स में भी पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई। आईआईटी दिल्ली के साथ लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को अवेयर करना है, रिसर्चर्स को अवेयर करना है, ताकि वो मिशन लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। अब ये मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ सिंपली इंडिया का ही इनिशिएटिव था, जो कि COP26 के दौरान लॉन्च किया था 2021। मिशन लाइफ में सिंपल यही है कि हमें सस्टेनेबल तरीके अपनाने चाहिए अपनी लाइफ को जीने के। सस्टेनेबल तरीकों में क्या होता है कि हम उसमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं, रोजमर्रा की जीवन जो जी रहे हैं उसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते जिससे आने वाली पीढ़ियों पे इंपैक्ट हो सके। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमें डेवलपमेंट करनी तो है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बचाने के दिमाग में रखना है हमें, कि उनके लिए पर्यावरण बचा रहे। तो इस तरीके से ये पोर्टल, मतलब ये पोर्टल सिंपली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, और ये मिशन लाइफ के तहत ही है। मिशन लाइफ का गोल क्या था कि हमें, इसमें भी यही था कि लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। कब था ये मिशन लाइफ? 2021 में COP26 हुआ था तब। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि COP20 इसका मिशन लाइफ का ना मोटो पूछ सकता है, या फिर आपसे बोल दे कि प्रो प्लैनेट पीपल P3 मॉडल, प्रो प्लैनेट पीपल किसका मोटो है? 4 नाम दे देगा नीचे। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए ये किसका है, मिशन लाइफ का। या फिर एक स्टेटमेंट दे दे कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है वो मिशन लाइफ का ही पार्ट है, तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? इसी का तो है, इसी चीज को तो अवेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स का पता चल गया, अब इसको कैसे मीन्स में यूज करना है वो और मैं आप लोगों को बता दूं।
प्रिलिम्स में तो कोई डाउट नहीं है ना कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चाहे ये पोर्टल किसने लॉन्च, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, IIT दिल्ली के साथ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। मेंस में कैसे करना है, अगर मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये तो साफ साफ डेफिनेशन पूछ लिया आपसे ना, अगर आपसे पूछे कि आप कुछ तरीके बताओ या गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए, पूछा जा सकता है ना ऐसा क्वेश्चन, तब वहां पे आप किसका एग्जांपल दोगे कि आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल बनाया है। देखो प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी मान रहा हूं कि अलग है, लेकिन इतनी भी अलग नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे प्रीलिम्स वाली चीजों को मेंस में यूज करते हो। यही चीजें हैं जो आपको वैल्यू एडिशन, भाई आपने देखा होगा जो टॉपर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि 10 मार्कर क्वेश्चन है या 5 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं कि आपने इंट्रो लिखा, फिर आप जब बॉडी लिख रहे होते हो क्वेश्चन की तो उसमें पॉइंट्स लिखते हो ना, हम भी यहाँ पे आप लोगों को बोलते हैं कि पॉइंट्स बना के लिखो, तो जब आपने पॉइंट लिखा तो उसमें लास्ट में आपको एग्जांपल देने के लिए भी तो बोलते हैं ना कि आप एग्जांपल दो, तब ये एग्जांपल का यूज कर, तब जो वो प्रीलिम्स की जो आपकी तैयारी है वो काम आएगी। अब क्लियर हो गया कि हाँ अपना प्रीलिम्स के लिए और मेंस को कैसे कनेक्ट करना है। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गई है ये इमेज, यहाँ पे जो स्कीम्स दे रखी हैं और उनके ना ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2016 का, तो यहाँ पे भी क्या करेगा 4 पोर्टल दे देगा और चारों पोर्टल के आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो मतलब अब आपको क्लियर हो गया है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और अगर कोई स्कीम या फिर पोर्टल या इनिशिएटिव आया तो उसका ऑब्जेक्टिव, वो किसने लॉन्च किया है और उसके अंदर मेन प्रोविजन क्या है, वो आप याद करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। और पढ़ते टाइम ये भी दिमाग में रखना है कि यार ये जो न्यूज है ना, ये पोर्टल है ना, मुझे मेंस में कहां यूज करना है। वार्ड वाला देखा था ना अपन ने, कहां यूज करना था, IR में आएगा यूज होगा उसका, उसका प्रीलिम्स भी पता चल गया था, सेम ऐसे ही इसका भी पता चल गया। क्लियर हो गया, आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अब आ जाते हैं, अभी पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां कि अपना 3rd मेडल आ चुका है, ठीक है। किन्होंने जीता है, स्वप्निल कोसाले ने, ओके। किस में जीता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा इवेंट था, 50 मीटर राइफल है ना, 50 मीटर राइफल था। अपना शूटिंग में ही ये 3rd मेडल है इस बार, ओके। पहले 2 के नाम क्या है आप बता सकते हो, एक तो मनु भाकर है और एक सरबजोत जी, ओके। वो 10 मीटर राइफल में और मिक्स में जीते हैं, है ना। ओलंपिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें। अब आप जब ओलंपिक्स की न्यूज पढ़ रहे होगे तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है कि इंडिया से कितने लोग गए, फ्लैग बियरर कौन था, किस स्टेट से कितने लोग गए, पर्टिकुलरली राजस्थान से कितने लोग हैं, किस किस स्पोर्ट्स में हैं। आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे ये जो क्वेश्चन आया था 2023 में, जैसे नाम दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कि इन पर्सनैलिटी का ताल्लुक किस स्पोर्ट से, किस खेल से, तो अब की बार क्या कर देगा, स्वप्निल कोसाले का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनका रेसिंग से है या फिर शूटिंग से है या बॉक्सिंग से है, किससे, आपसे 4 ऑप्शन दे दे, इसी तरीके से तो पूछेगा। तो जब भी आप कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम पढ़ो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ऐसा ही क्वेश्चन मेंस में भी आता है, आपको क्या करेगा, सीधा नाम दे देगा और बोलेगा कि 2 नंबर में इसके बारे में लिखो। तो अब आप जब भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को पढ़ो या कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, उन्होंने कोई बड़ा इवेंट क्लियर किया है या मेडल जीता है या रैंक 1 पे आए हैं, तो आपको उनके बारे में प्रिपेयर करना है 4 से 5 लाइन कि वो किस स्पोर्ट से हैं, वो कहां से बिलोंग करते हैं, और पर्टिकुलर राजस्थान का अगर कोई है तो फिर वो कहां से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पहले कौन कौन से मेडल्स या इवेंट जीते हुए हैं, तो वो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इस बार भी मेंस में क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, मतलब इसका डिफरेंस कि प्रीलिम्स और मेंस, लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग है और मेंस की तैयारी अलग है, यही चीजें हैं, बस हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा रिलेट करना पड़ता है, हमें इससे ये चीज निकालनी पड़ती है कि हाँ क्या पॉइंट प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब प्रीलिम्स में ना ये बात पूछ सकता है कि उनका कौन सा मेडल था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, या फिर वो किस स्पोर्ट्स में थे। वहां पे क्या करेगा मेंस में, आपको इसी के ऊपर ना शॉर्ट नोट लिखवा लेगा, तो आपको यही सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना, और क्या लिखोगे आप, ये थोड़ी लिखोगे क्लास में आगे बैठता था पीछे बैठता था, है ना, ये बात तो नहीं लिखोगे, आपको पता होने चाहिए कि किस स्पोर्ट्स में है। तो इस तरीके से पैरा ओलंपिक्स की ये तो पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है उसकी सारी जो न्यूज है हम लोग एक अलग वीडियो में भी कवर करेंगे, बट अभी ये लेटेस्ट न्यूज थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें कहां पे हुआ है ये तो पता ही है सबको,
ओके, आप लोग ये चीज भी याद रखना, अभी जैसे न्यूज में था कि जैसे मनु भाकर है, उन्होंने 2 मेडल जीते, है ना। तो इससे पहले 2 मेडल जीतने वाले, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाले 2 लोग हुए हैं। कौन कौन है, कोई नाम बता सकता है? पीवी सिंधु है, उन्होंने भी जीते थे, और सुशील कुमार जो उन्होंने भी जीते थे। ओके, तो ये चीज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। आगे चलें, यहाँ पे पता चल गया प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा और मेंस में कैसे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अभी एक न्यूज सर्कुलेट है कि यूएस जो है सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है एलएनजी का। एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, अब यहां पे मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं, 2 टॉपिक बन रहे हैं यहां पे, बता सकते हो कौन कौन से? एलएनजी की अगर बात करें तो साइंस का है, अगर यूएस की बात कर लेते हैं तो ये ट्रेड, इकोनॉमी, या मतलब हमारा आईआर में भी आ सकता है और इकोनॉमी में भी आ सकता है। क्लियर हो गया? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ओपन हो गया आपके लिए। जब वो एलएनजी पे पूछेगा, अब यहां से प्रीलिम्स में क्या क्या किस तरीके से न्यूज है कि यूएस जो है उसने ओवरटेक कर लिया है यूएई को। ठीक है, तो यूएस मतलब दूसरे नंबर पे आ गया। ओके, पहले पे आज भी कतर जो है पहले नंबर पे बना हुआ है, वो हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। ठीक है, ये 2 चीजें फैक्ट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो आपसे पूछ लेगा, मतलब या तो स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट में ऐसे लिख देगा कि रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। तो बात स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो जाएगी क्योंकि यूएस। तो अगर मान लो यूएस ही देता है तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरे में क्या हो सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेगा, आपको बोल देगा कि कटर, और फिर यहीं पे यूएई दे देगा और यहां पे यूएसए दे देगा। लेकिन अब तो ये पहले ठीक था, अब नहीं है ना, अब तो चेंज हो गया। अब कौन आ गया यहाँ पे? यूएसए, और यहाँ पे क्या है? यूएई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखा होगा ना प्रीलिम्स में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज पता चल गई आपको। अब आ जाते हैं एलएनजी की बात कर लेते हैं, साइंस के टॉपिक को भी रिलेट कर लेते हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि सीएनजी में क्या होता है। सिंपल है कि सीएनजी मेनली इसका कंपोनेंट क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस बार हो सकता है ना, ये न्यूज में है एलएनजी, ठीक है, ये पूछ सकता है ना कि एलएनजी का कंपोनेंट क्या है, बता सकते हो क्या कंपोनेंट है? नेचुरल गैस ही तो है ये भी, बताओ। मिथेन, प्रोपेन। एलपीजी के अंदर क्या होता है सर? हाँ, ये बेसिकली नेचुरल गैस ही है और इसका कंपोनेंट भी मिथेन ही होता है। सीएनजी और ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो एलएनजी का पता चल गया, इसका कंपोनेंट भी आपका क्या है? मिथेन। अब एक और चीज यहां पे, अब आपने एलएनजी सीएनजी पे क्वेश्चन आ चुका है, एलएनजी न्यूज में है, तो एलपीजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे अभी कंपोनेंट पूछा, तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो साइंस की चीज भी थोड़ी सी कवर होगी और अपना करंट अफेयर्स भी, या फिर आईआर में भी रिलेटेड। अच्छा, एक चीज बताओ, इसको कैसे यूज करोगे? इंडिया यूएस का अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि इंडिया यूएस के रिलेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इस एग्जांपल को दे सकते हो ना जब इकोनॉमी का पॉइंट लिखोगे। क्योंकि हमें जब कोई भी रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ओपन करते हैं ना, कि हमारे यूएस के साथ इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, सोसाइटल रिलेशन कैसे हैं, ज्योग्राफिकल रिलेशन कैसे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन कैसे हैं, साइंस एंड टेक में हम लोग उनके साथ क्या डील करते हैं, डिफेंस में हम लोग उनके साथ क्या डील करते हैं। तो जब आप इकोनॉमी का एग्जाम्पल दोगे तो ये एग्जाम्पल आपका दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नहीं बोर तो नहीं हो रहे हो? बता दो, क्लियर हुआ ना कि ये देखो पढ़ने के तरीके हैं। आप पता क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की ये गलती होती है, हम लोग भी करते थे ये गलतियां। हम इसको एज ए न्यूज पढ़ लेंगे कि यूएस जो यार सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर हो गया, खत्म। जब तक आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स नहीं सोचोगे ना कि यार इसको यूज कहां कर सकते हैं, तब तक न्यूज पढ़ने का मजा नहीं है। ये तो हो सकता है थोड़े दिन में भूल जाओ, लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना, हाँ यार ये वाला ना यहाँ पे एग्जाम्पल यूज होगा, वो तभी हो पाएगा जब आपको सिलेबस एकदम याद हो। अभी आपको तुरंत पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हाँ यार यूएसए के हमारे रिलेशन, इंडिया और यूएस रिलेशन सिलेबस में है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। साइंस में पता चल गया, और ये मैंने मेंस का सिलेबस भी यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर हो गया? पता चल गया ना? चलो आगे चलते, ठीक है। अभी एक और न्यूज है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में। ये इंडिया जो है होस्ट करेगा, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जिसका नाम है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, तरंग शक्ति, और ये भारत में होने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप देखोगे अब तक में जितनी भी जो
एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई हैं वो उनमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। तो पहला पॉइंट तो या पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया कि इंडिया विल होस्ट दी तरंग शक्ति एक्सरसाइज। यहां पे कंट्री को चेंज कर देगा कि यूएसए विल होस्ट दी एक्सरसाइज तरंग शक्ति, गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको। कहां कहां पे होगी? पहली चीज तो 2 फेज में होगी। अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इसका जो सेकंड फेज है वो राजस्थान में होगा और पहला फेज जो वो तमिलनाडु में होगा। ठीक है, तो राजस्थान अपन तैयारी कर ही रहे हैं, है ना, एग्जाम्स की। राजस्थान में इसका सेकंड फेज होगा। 2 स्टेटमेंट यहां पे भी बन सकते हैं। स्टेटमेंट दे देगा कि पहला फेज जो है राजस्थान में होगा। स्टेटमेंट सही है गलत है? क्लियर है? वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा फेज होगा? दूसरा फेज होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 51 कंट्रीज को वो इनविटेशन भेजा गया है। लेट्स सी कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। फेज 1 के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने, तमिलनाडु में हो रहा है। फेज 2 में हम लोगों ने देख लिया, राजस्थान में हो रहा है। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि इसका एग्जाम्पल आप कहां पे यूज कर सकते हो मेंस में? आईआर के किसी टॉपिक में। अब सोचो हम इंटरनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 51 कंट्रीज वहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं बड़ी बड़ी। तो ये दिखाता है ना कि हम डिफेंस में कितने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। डिफेंस में स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं हम, इंडो पैसिफिक रीजन में अब स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज दिखाती है, दर्शाती है इंडिया को, जो बोलते हैं ना कि विश्व गुरु बनना है या फिर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये दर्शाते हैं कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अपने आप को टारगेट्स दिए हुए हैं ना कि हम डेवलप हो जाएंगे 2047 में, हमारे जो टारगेट्स हैं। तो ये एग्जांपल है इसी चीज के कि हाँ इंडिया डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? उसकी कैपेबिलिटी है कि 51 कंट्रीज की एक्सरसाइज कंडक्ट करा सकता है। ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कहीं, ये क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था मेंस में कि ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न के बीच में किस तरीके से हो, तो इस तरीके के एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, दिखा सकते हो कि देखो इंडिया कहां पे लीड कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि भाई इंडिया कहां लीड कर रहा है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं बताने के लिए मेंस में। और प्रीलिम्स में तो सीधा पूछा जा ही सकता है कि भाई एक्सरसाइज तरंग शक्ति किसने ऑर्गेनाइज की, कहां पे ऑर्गेनाइज हो रही है, कितने फेजेस में हो रही है, कितने पार्टिसिपेंट्स है, ये अपन ने देख लिया। ओके, क्लियर हो गया? प्रीलिम्स मेंस दोनों वाली चीज क्लियर हुई। आगे आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, मेंस में सीधा पूछ लेता है। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, या तो एक्सरसाइज का नाम दे देगा या फिर आप लोगों को ये बोल देगा कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज के नाम दे देगा और बोल देगा कंट्रीज का आपसे नाम दिया होगा कि हाँ इस कंट्री के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, ऑप्शन दे देगा। तो ये एक्सरसाइज आपको याद करनी है। जैसे युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, ठीक है। शक्ति अभ्यास की बात करें तो वो इंडिया और फ्रांस, वरुण अभ्यास की बात करें तो वो भी इंडिया और फ्रांस, गरुड़ अभ्यास वो भी इंडिया और फ्रांस। तो इस तरीके से ये सारी एक्सरसाइज आपको याद होनी चाहिए। कहां से ढूंढोगे? ये तो चलो हम लोगों ने 10 ही दे रखे। पीआईबी की वेबसाइट खोलना, ठीक है, या फिर डिफेंस एक्सरसाइज टाइप करना सीधा गूगल पे और पीआईबी लिख देना आगे। जो वेबसाइट खोल के आए उस पर देख लेना, सारी लिस्ट मिल जाएगी कि इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। तो वो पीडीएफ भी निकाल सकते हो या खुद के नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? यहां से पता चल गया। चलो आगे आ जाओ। एक और न्यूज, अभी कश्मीर को सर्टिफिकेट मिला है किसका? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। इंडिया की चौथी सिटी है ये। तो यहीं पे क्वेश्चन जनरेट होगा कि कश्मीर कौन सी सिटी है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है? कौन सी सिटी है? चौथी सिटी है। तो इसका मतलब इससे पहले 3 को मिल चुका है। अब अपने को वो भी याद करना है क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जामिनर भी तो सोच सकता है ना ये चीज कि हाँ यार पहली 3 पूछ ली जाए। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली जो सिटी थी वो जयपुर थी जिसको मिला था। हो गया। अब जब आप खाली ये पढ़ोगे ना तो आप सोचोगे कि यार याद कर लिया चलो ठीक है, लेकिन जब आप देखोगे थोड़ा सा अंदर घुस गए तो हाँ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 सिटी आपको पता होनी चाहिए। पहली जयपुर जिसको 2015 में मिला था, फिर मामलापुरम इसको भी 2015 में मिला था, और मैसूर को 2018 में मिला था। इतना डीप में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आप एग्जामिनर कहीं भी पहुंच सकता है कि वो आपसे ईयर पूछ ले कि किस ईयर में जयपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट मिला। आपको याद हो जाना चाहिए वैसे तो 2015।
कश्मीर को कब मिला? 2024। मैसूर को कब मिला? 2018 में। चारों सिटी आपको याद होगी। हो सकता है आपसे मैच करा ले कि यहां पे सिटी लिख देगा और यहां पे ईयर लिख देगा, तो आपसे मैच करा सकता है। एक तो ये तरीका क्वेश्चन आ जाए, एक ये आ जाए कि भाई सबसे पहली सिटी जो थी वो कश्मीर थी जिसको ये सर्टिफिकेट मिला था। ऐसी स्टेटमेंट क्वेश्चन तो वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, है ना। या फिर 3 स्टेटमेंट लिख दे और पूछ ले कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनमें से कौन सा मैच सही है। 1 2 3 वाले ऑप्शन देता ना, 1 एंड 2, 2 एंड 3 देता है ना ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि धोलावीरा जो था वो न्यूज में था, सीधा सीधा दिया हुआ था। हो सकता है पूछ ले कि कश्मीर न्यूज में क्यों था, और आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे रखे। मेंस में अभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शोम्पेन ट्राइब क्यों न्यूज में थी। सीधा ही क्वेश्चन था कि शोम्पेन ट्राइब क्यों न्यूज में थी, क्योंकि उसने पहली बार वोटिंग की थी। अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें पहली बार शोम्पेन ट्राइब ने वोटिंग की थी, इसलिए वो न्यूज में थी और क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो जब भी कोई प्लेस या कोई ट्राइब या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में है तो वो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिमाग में रखनी है और आपको प्रिपेयर करना। क्लियर हो गया? याद हो गया? कश्मीर कौन सा सिटी है और पहला कौन सा था, कब मिला था? 2015 में। मैसूर को कब मिला? 18 में। क्या कौन सा सर्टिफिकेट है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया ना? आगे चलिए। टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, वो भी एक अच्छी बात है टूरिज्म के लिए। कश्मीर को स्टेटस मिला तो वहां का टूरिज्म प्रमोट होगा ना। जब टूरिज्म प्रमोट होगा तो वहां की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी, लोगों को पैसा आएगा, टूरिस्ट आएंगे तो पैसा आता ही है, और वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी। ठीक है, तो अब टूरिज्म सेक्टर की बात कर लेते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी रिपोर्ट आई? पहली चीज तो ये ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। रिपोर्ट्स और इंडेक्स से क्वेश्चन आता है ना। वैसे तो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा उससे बाहर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स हो गया, ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये रिपोर्ट से क्वेश्चन, और इनमें पर्टिकुलरली कि इंडिया की रैंक क्या है, रैंक पे क्वेश्चन आता है। तो जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई उसमें जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? 39। याद कर लो इसको, 39th रैंक है किसमें? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर हो गया? पिछली बार जो अपना रैंक था वो 54 रैंक था, 54। ठीक है, इसका मतलब अपन ने रैंक इंप्रूव की है, इसका मतलब अपने यहाँ पे टूरिस्ट लोग ज्यादा आ रहे हैं, टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी बूम कर सकती है। टूरिज्म आपके मेंस के सिलेबस में है ना। तो वहां पे भी अगर मान लो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से इनिशिएटिव्स या फिर क्या करना चाहिए, जब वे फॉरवर्ड की बात आती है ना, अपन पूछते हैं कि कैसा वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए, तो हमें वे फॉरवर्ड जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। अगर इंडिया को टूरिस्ट इंडस्ट्री बनना है बहुत बड़ा, तो इसमें अपनी रैंक को इंप्रूव करना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा ना। तो अगर ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अपनी रिपो वो रैंक को इंप्रूव करता है तो उसका टूरिज्म सेक्टर भी इंप्रूव होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप, मतलब फैक्ट्स क्या है, अच्छे पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। जैसे टूरिज्म सेक्टर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर है इंडिया का अभी, ठीक है, और 30.5 मिलियन एक्सपेक्टेड टूरिस्ट हैं इंडिया में 2028 तक। 30.5 मिलियन टूरिस्ट आ सकते हैं इंडिया में। अब सोचो इतने टूरिस्ट आएंगे तो वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे, यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा और पॉपुलैरिटी होती है और हमारा इकोनॉमिक लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। तो इस तरीके से रिलेट पीवाईक्यू में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि रैंक पूछ ली डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको रैंक याद होगी कि कौन सी रैंक थी? 39th रैंक थी इंडिया की। ये जो इंडेक्स है कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी रैंक आती है तो उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको निकाल रही है और प्लस में उसकी रैंक क्या है, मतलब इंडिया की रैंक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अभी हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ऐप लॉन्च की, उसका 4th वर्जन निकाला है। ठीक है, उस ऐप का नाम है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। क्या नाम है? प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। क्या कर रहा है? प्राइस को मॉनिटर कर रहा है।
अब इसमें प्राइस किन के, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी कमोडिटीज, कितनी चीजों के प्राइस। तो यहाँ पे ना पहले 16 कमोडिटीज थी, सॉरी 22 थी, अब 16 और ऐड कर दी, तो टोटल 38 कमोडिटीज ना, मतलब 38 जो चीजें होती हैं उनके प्राइस को ये क्या करेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके। यार आप सोचो कि दाल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्यों जानना चाहती है सरकार कि बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? इससे क्या होता है, आप बताओ क्या होगा? इससे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है। जब सरकार को पता होता है कि किस सीजन में दाल के दाम बढ़ेंगे, किस सीजन में दाल के दाम कम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग कितनी होर्डिंग करनी है, कितना स्टोर करना है, या कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है। ओके, तो इसलिए ये ऐप बनाया गया ताकि प्राइस को मॉनिटर किया जा सके। यहाँ पे जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने का चांस है वो ये है कि ये जो ऐप है वो किसने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। कितनी कमोडिटीज, कितनी चीजें हैं जिनके प्राइस को वो नोट करेंगे, पहले 22 थी, 16 नहीं ऐड कर दिए, तो टोटल कितनी होगी 38। ये पूछा जा सकता है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा 16 में और 22 में या फिर 38 में। तो 38 टोटल हैं जिनकी प्राइस को नोट किया जाएगा। मिनिस्ट्री अपने को पता चल गया, क्लियर हो गया। यही बस एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, कर लोगे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, इन्फ्लेशन वर्ड आ गया, आपके सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या। जैसे यहां पे ना देखो वर्ड्स हैं, वर्ड्स दिखते ही अगर आपको सिलेबस याद आ रहा है तो आप सही कर रहे हो। अब आपका काम है ये प्रिपेयर करना, क्या कि इन्फ्लेशन होता क्या है, पहली चीज कितने टाइप का होता है। हालांकि कभी इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, बट अब आपका काम है ये, आप करके आओगे। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, या सरकार क्या मेजर्स ले रही है, या सरकार क्या स्टेप ले रही है। तो इसका एग्जांपल दे सकते हो ना आप अपने आंसर में, इसका एग्जांपल दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, कि सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप बनाई। हो गया एक एग्जांपल याद। वैल्यू एडिशन का हम लोग राग लाते रहते हैं, आ गया वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन अलग से कुछ नहीं होता, जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं उसी को यूज करना होता है। वही फैक्चुअल चीजें हमारे आंसर को बेटर बनाती हैं। आपकी जब कॉपीज चेक होके आती हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं ना हम लोग कि यार आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना था, वो यही है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या सरकार, मतलब सरकार किस तरीके से इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकती है, मेजर कैसे किया जाता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब प्राइस डिफ्लेटर या इन्फ्लेशन डिफ्लेटर क्या होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये अब आपका काम है, आप रिवाइज करोगे। तो ये क्लियर हो गया ना, ऐप किस लिए बनाई गई, कितनी कमोडिटीज थी, किस मिनिस्ट्री ने बनाई, इसको मेंस में कैसे यूज करोगे और प्रीलिम्स में कैसे करोगे। क्लियर हो गया, चले आगे। अभी कालाहारी डेजर्ट भी न्यूज में है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डेजर्ट एरिया है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, तो वहां पे जो पक्षी है, जो हॉर्नबिल पक्षी है, उसकी ब्रीडिंग में या मतलब उसके जो रिप्रोडक्शन में है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां के जो हॉर्नबिल जो पक्षी है उसके ब्रीडिंग में इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर मान लो आप सिंपल सा सोचो ना, ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि हम लोग एक्सटिंक्ट कर दे रहे हैं एक पक्षी को, मतलब हमारे पूरे अर्थ के इकोसिस्टम से ही अगर वो गायब हो जाए तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट उसका हो सकता है। तो इसलिए कालाहारी डेजर्ट न्यूज में है, ठीक है। अब ये न्यूज में, ये प्रीलिम्स में भी का भी पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है। इस बार एक क्वेश्चन आया, शायद मैंने डाल रखा होगा, ये ब्लर हो रखा है, 6 डेजर्ट पूछे थे ऑस्ट्रेलिया के, सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन आया कि 6 डेजर्ट बता दो ऑस्ट्रेलिया के, मेंस में है ना। लेकिन प्रीलिम्स में उठा के देखोगे तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कालाहारी दे देगा या फिर सिम्पसन डेजर्ट दे देगा और आपसे मैच कराएगा वहां कि कालाहारी डेजर्ट किस कंट्री में है या कॉन्टिनेंट में। ओके, तो आपको याद होने चाहिए। अब जो कालाहारी डेजर्ट हमें पता है अफ्रीका में, तो क्यों ना इसके 5-6 डेजर्ट और याद कर लें, क्योंकि मेंस में पूछ लेगा। आज शायद एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी होगा, था ना, एक क्वेश्चन है ना आपके भी कि डेजर्ट बताओ, या कोई नाम पूछा होगा, प्लेन्स पूछे हुए थे अफ्रीका के, है ना। हाँ,
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये बात क्लियर होगी आपको? ओके, हॉर्नबिल का कुछ रिलेशन है राजस्थान से, या राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है? ओ सॉरी, बर्ड, स्टेट बर्ड कौन सा है? वेट, बस्टर्ड। गुड। अब ये जो डेजर्ट्स हैं, वर्ल्ड के जो डेजर्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अफ्रीका की अगर डेजर्ट्स की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट हो गया, ओके, नाबीब डेजर्ट हो गया, अच्छा, न्यूबियन डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया। ये आपको याद करने हैं, ये आपको मैप में देखना है, ठीक है। डेजर्ट्स, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्रीलिम्स में भी है, प्रीलिम्स में आपसे मैच कराएगा, मेंस में आपसे उसके नाम लिखवाएगा या फिर उसकी फीचर्स लिखवा लेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हो गया? न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था वो भी आपको पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज बताओ, क्या आप जैसे ये एक एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है मेंस के किसी और टॉपिक में? आप बता सकते हो कौन से टॉपिक में? कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कालाहारी डेजर्ट में, क्लाइमेट चेंज, हमारे सिलेबस में है ना क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का अगर एग्जांपल देना हो तो आप दे सकते हो। न्यूज प्रीलिम्स में पढ़ा आपने, लेकिन यूज कहां कर रहे हो आप? मेंस में कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज में। और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है ना मेंस में, वहां पे भी यूज किया जा सकता है। क्लियर होगा? क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ठीक है। तो आप हॉर्नबिल का एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि 10 दिन जो है वो बैगलेस बनाने हैं। जैसे अब आप बैग वैग लेके नहीं, अब आपके मजे हो रखे हैं कि बैग वैग की जरूरत नहीं होती, सीधा पेन उठाया और आ जाते हो ना। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी करना चाहती है कि बैगलेस डे करेंगे, उस दिन पूरा फन करेंगे। फन का मतलब है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसमें आपको चीजें, मतलब बच्चों को चीजें सिखाई जाएंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके स्किल्स पे काम किया जाएगा। ओके, ये नहीं कि यार पूरे साल आप बैग लाद रहे हो पूरा एकदम हैवी हैवी। अब बैग आपने देखा हो, छोटे बच्चे जाते हैं बेचारा, उनके वेट से ज्यादा बैग का वेट होता है। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको मेंस से रिलेट करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, लेकिन मेंस में आप लोगों को पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया ना, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना। वहां पे ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि बैगलेस होना चाहिए कुछ दिन के लिए, ताकि स्ट्रेस ना हो बच्चे को, ठीक है। तो जब अपने मेंस के पेपर में एजुकेशन है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, उसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सरकार ने क्या स्टेप्स लिए तो आप बता सकते हो कि बैगलेस किया है, एनसीईआरटी ने प्रपोज किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैगलेस डेज के लिए किसने प्रपोज किया, बट वो बहुत कम चांस है। बट हाँ, इसका एग्जाम्पल आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग कमेंट्स में या फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम जब आओ या हमें लिख के भेजोगे कि क्या प्रोविजंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगली बार क्लास में आओगे मैं पूछ लूंगा उठा के कि हाँ बताओ भाई याद है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो याद कर लेना, आप आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड जो न्यूज थी वो हम लोगों ने कवर कर, ठीक है। आज के लिए न्यूज इतना ही, लेकिन नेक्स्ट न्यूज में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, एकदम हॉट टॉपिक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, 7 जजेस की बेंच थी जिसमें 6:1 के साथ वर्डिक्ट आया। क्या था? सब कैटेगराइजेशन था एससी कैटेगरी का, है ना, ठीक है। उसके ऊपर टॉपिक है, इस पे हम पूरा बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ओके। कौन कौन से कमीशन हैं जो अपॉइंट किए गए थे, क्या स्टैट्स हैं, ओके। कास्ट सेंसस की क्या जरूरत है, ओके। कल हम लोगों ने आर्टिकल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसी के ऊपर डाला था, योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ था, ओके। तो उस पर आप लोगों ने आंसर भेजा भी था, लेकिन उसका कंक्लूजन अच्छा नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। कंक्लूजन भी बनाना बताएंगे जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो इससे सारे जितने भी क्वेश्चन मींस के बन सकते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।